और अद्भुत बात जो समझने की है, वो 100 के 100 सभी पुत्र एक जैसे, ऊंचाई में एक जैसे, चौड़ाई में एक जैसे, लंबाई सबकी बराबर, हाथों की लंबाई बराबर, शरीर सबका एक जैसा, चेहरा सबका एक जैसा। बड़ा मुश्किल पहचानना। तो ये तो भाई कोई क्लोनिंग हुआ हो तभी संभव है। नमस्कार साथियों, विमर्श के नए अंक में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है कि आज यदि हमसे कोई ये बात करे कि पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी खोज विज्ञान ने क्या की है, तो शायद हमारा उत्तर होगा कि ऐसी दो खोजें हैं। या कोई आपसे पूछे कि इन पिछले 100 सालों में विज्ञान ने ऐसी कौन सी दो बहुत ही असाधारण क्रांतिकारी खोजें की हैं, तो हमारा उत्तर होना चाहिए कि एक तो परमाणु की खोज है और दूसरा डीएनए क्लोनिंग। आज इस बात को हम विभिन्न समाचार स्रोतों के जरिए जानते हैं कि क्लोनिंग यानी बायोटेक्नोलॉजी अब एक सुव्यवस्थित विज्ञान का रूप ले चुका है और इस पे बहुत सारे काम हो। जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राएं हैं, वो जानते हैं कि इस संबंध में सबसे ज्यादा जो काम हुआ, डॉली मॉली नाम की दो भेड़ सबसे पहले क्लोनिंग के जरिए बनाई गई। और जुरासिक पार्क में भी हमने इस फिल्म के जरिए, इस फिक्शन के जरिए, फिक्शन में हम सरल या बोलचाल के शब्दों में कहें, जिसमें हमें कुछ मनगढ़ंत बातें कहने की और कल्पनाएं करने की छूट होती है मनोरंजन की दृष्टि से, तो जुरासिक पार्क में भी हमने देखा कि संचित किसी अवशेष से या शरीर के अंग से किस तरह से रिस्टोर किया गया एक एक विलुप्त हुई प्रजाति को। अब यहाँ पर मेरा रेफरेंस या मेरी बातचीत का जो संदर्भ है वो थोड़ा दूसरा है। मैं इस चैनल के जरिए अक्सर ऐसे विषयों को छूने की कोशिश करता हूँ जो न सिर्फ मुझे प्रभावित करते हैं बल्कि बड़े दिलचस्प भी लगते हैं। इसमें जो महाभारत का जो एक काव्यात्मक स्वरूप है, उसकी उसको एक फिक्शन की तरह से यदि हम देखें, उसको यदि हम एक रोचक साहित्य के रूप में देखें, या जैसे कि आजकल एक ट्रेंड है हम उसे एक सनातन विरासत के रूप में देखें, तो भी हमको ये समझ में आता है कि गांधारी जो धृतराष्ट्र, महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी हैं, उनके 100 पुत्र की बात उसमें आती है, जिसमें दुर्योधन सबसे बड़े हैं। और ऐसा कहा जाता है कि वो सारे के सारे जो कौरव हैं, वो पूरे कद काठी, आकार प्रकार और पूरी जो उनकी बनावट है उसमें वो एक जैसे थे। और एक उनकी बहन भी थी। तो ये बहुत ही, ये साउंड अपने आप में बहुत सुना सुना सा लगता है। हमने आज इस अंक में इसी बात की पड़ताल करने की कोशिश की है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वो मूल कहानी क्या है जो गांधारी को लेकर प्रचलन में है, जिसके बारे में हम सभी मोटे तौर पर तो कम से कम जानते ही हैं कि उनके 100 पुत्र थे और जो कुरुवंश के प्रतिनिधि के रूप में कौरव कहलाए।
कौरवों के जन्म से पहले उनकी माता गांधारी के बारे में जानना आवश्यक है। आज हम आपको गांधारी के बारे में बताएंगे। गांधारी गांधार देश के राजा सुबल की कन्या थी। गांधार से होने के कारण उनका नाम गांधारी कहा गया। माना जाता है कि गांधार आज के अफगानिस्तान का ही एक क्षेत्र था, जिसे आज कंधार के नाम से जाना जाता है। गांधारी के भाई का नाम शकुनी था, जो गांधारी के विवाह के बाद भी उन्हीं के साथ रहा। आंखों पर पट्टी बांधकर रही गांधारी। गांधारी हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र की पत्नी थी। विवाह उपरांत अपने अंधे पति को देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने भी आजीवन आंखों पर पट्टी बांधकर अंधे व्यक्ति का जीवन जीने का प्रण लिया। उन्होंने आजीवन आंखों पर पट्टी बांधकर पतिव्रता धर्म निभाया। राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र हुए, जो कौरव कहलाए। लेकिन इन 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ, ये कहानी हम आपको बताते हैं। कौरवों के जन्म की कथा। महारानी गांधारी अपनी सेवा भाव के लिए जानी जाती थी। एक बार महर्षि वेदव्यास हस्तिनापुर पधारे। गांधारी ने तब उनकी बहुत सेवा की। महारानी की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि ने उन्हें 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया। 100 पुत्रों का वरदान प्राप्त कर गांधारी बेहद प्रसन्न हुई। वरदान के अनुसार उन्हें समय पर गर्भ ठहरा, लेकिन ये गर्भ मात्र एक शिशु का नहीं था। 2 वर्षों तक गर्भवती रही थी गांधारी। जी हाँ मित्रों, आप सही सुन रहे हैं। जो एक प्राकृतिक गर्भ होता है वह इंसान में केवल 9 महीने का होता है, लेकिन गांधारी जो कि 100 कौरवों की माता थी, उन्हें गर्भ 2 साल तक रहा था। आप जानकर हैरान होंगे कि गांधारी को ये गर्भ 2 वर्ष तक रहा। सामान्य गर्भ 9 महीने का होता है, लेकिन गांधारी के गर्भ को 24 महीने बीत जाने के बाद भी जब उन्हें प्रसव नहीं हुआ तो वो घबरा गई। गांधारी ने इस गर्भ से चिंतित होकर इसे गिराना ही उचित समझा। गांधारी के गर्भपात के समय लोहे के समान मांस का एक पिंड निकला। गांधारी इसे देखकर बहुत घबरा गई। वेदव्यास की कृपा दृष्टि। अपनी योग दृष्टि से महर्षि इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। जैसे ही गर्भपात का उन्हें पता चला, वो फौरन हस्तिनापुर पहुंच गए। उन्होंने वहां पहुंचते ही महारानी को मांस के उस पिंड पर जल छिड़कने को कहा। पिंड पर जल छिड़कते ही मांस के पिंड के 101 टुकड़े हो गए। इसके बाद महर्षि के कहने पर गांधारी ने मांस के पिंडों को एक घी से बड़े कुंड में डालने को कहा। महर्षि ने घी कुंडों को 2 वर्ष तक ऐसे ही रखने को कहा। 2 साल बाद जन्मे 100 पुत्र और एक कन्या। 2 वर्ष के बाद गांधारी ने घी कुंडों को खोलना शुरू किया। पहले कुंड से दुर्योधन का जन्म हुआ। इसके बाद एक एक कर और 99 पुत्र जन्मे। एक पुत्री का जन्म हुआ। गांधारी। तो मित्रों, आपने देखा कि इस ड्रामेटिक प्रेजेंटेशन में आपने उस वृतांत को, उस दृष्टांत को थोड़ा सा सुनने का या समझने का प्रयास किया होगा, तो आप समझ पाए होंगे कि ये मूल कहानी इस तरह से पीढ़ियों दर पीढ़ी हम सुनते आ रहे हैं। और इसका वर्णन महाभारत में भी, जिसे 5वां वेद कहा गया, उसमें इसका विवरण मिलता है। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्लोनिंग क्या है, और इसके संबंध में कुछ क्लिप्स या कुछ वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, उनको आप देखिए। फिर हम इन दोनों बातों को जोड़कर अपनी तीसरी बात, जो इस एपिसोड को बनाने के पीछे का कारण है, उस पर आते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जुरासिक पार्क में सिर्फ डायनासोरों को पुनर्जीवित करने से अधिक है? आज हम इस आइकॉनिक फ्रेंचाइजी के एक रोमांचक पहलू की चर्चा करेंगे, डीएनए और क्लोनिंग की शक्ति। जरा सोचिए, इतने सालों से विलुप्त प्राणियों को वापस लाना, यह महज विज्ञान की एक उपलब्धि नहीं है, बल्कि एक अद्वितीय क्रांति है। लेकिन क्या इसका मतलब सिर्फ मनोरंजन पार्क बनाना है, या इसके पीछे कुछ और गहरा है? आइए जानते हैं। जब इंजेन कंपनी ने डायनासोरों के डीएनए को प्रयोगशाला में पुनर्जीवित किया, तो यह एक क्रांतिकारी कदम था।
इस तकनीक ने जीव विज्ञान और जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नए आयाम खोले। लेकिन क्या इसका अनुसंधान केवल डायनासोरों तक सीमित है या इसका उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है? जब हम डीएनए और क्लोनिंग की बात करते हैं तो विचार आता है कि क्या हम भविष्य में विलुप्त प्रजातियों को पुनर्जीवित कर सकते हैं, या क्या हम इंसानों के लिए भी इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं? जुरासिक पार्क में दिखाए गए कई वैज्ञानिक प्रयोग और प्रौद्योगिकी हमें इस दिशा में सोचने पर मजबूर करते हैं। क्या हम उन नैतिक सवालों का सामना करने के लिए तैयार हैं जो इस तकनीक के साथ आते हैं? इस रहस्य को और जानने के लिए अगली बार जब आप जुरासिक पार्क देखें तो डीएनए और क्लोनिंग के इस गहरे और रोमांचक पहलू को ध्यान में रखें। क्या ये वास्तव में केवल एक मनोरंजक कहानी है या इसके पीछे विज्ञान की एक अद्वितीय क्रांति छिपी है? तो मित्रों, आपने देखा कि किस तरह से 5000 वर्ष पूर्व यदि यदि ये एक फिक्शन मात्र नहीं है, तो ये एक रिसर्च या ऐसे शोधार्थियों के लिए, ऐसे रिसर्च स्कॉलर के लिए और कौरव वंश के लोगों के लिए एक अनुसंधान का विषय हो सकता है कि किस तरह से यदि ये बात सही है, ये हाइपोथेसिस, ये कल्पना सही है, तो उस समय विज्ञान की क्या स्थिति रही होगी। क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे विवरण और दृष्टांत उस महाभारत में देखते हैं जिसमें हमें बड़ी ऐसी बातें सुनाई दिखाई देती हैं या हमारी कल्पना में आती हैं जो आज के सामान्य मानव मस्तिष्क की पहुंच से थोड़ा सा बाहर है। इस बात पर विश्वास करने का एक कारण ये भी हो सकता है कि जब मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के अवशेष हम इस समय सोशल मीडिया पर देखते हैं तो हमारे अहंकार को चोट पहुंचती है। हमें लगता है, यकीनन हमें लगता है कि हम लोग बहुत विकसित हैं, बहुत सभ्य हैं, हमने महानगर विकसित किए, हमने बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, इमारतें बना दी, नालियां, नगरीय विकास और बहुत कुछ, फ्लाईओवर। मगर यदि आप कालीबंगा, हड़प्पा और जो वर्तमान में पाकिस्तान में है उनके कुछ दृश्य देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये हमारा अहंकार अकारण है, इस गर्व का कोई कारण नहीं है। क्योंकि हजारों वर्ष पूर्व भी हम पर्याप्त विकसित थे। अब ये जो दो स्थितियां हमारे सामने है, एक विज्ञान हमारे सामने एक चकाचौंध के साथ क्लोनिंग या बायोटेक्नोलॉजी को लेकर आता है और एक हमारे पास ये विवरण है। इन दोनों को समकक्ष रखते हुए, सामने रखते हुए हमें निसंदेह इस पर और प्रयास करने की जरूरत है और हमारी यूनिवर्सिटीज को, हमारे शोध संस्थानों को या हमारे स्वतंत्र रिसर्च स्कॉलर्स को इस पर जरूर काम करना चाहिए कि ये मामला क्या है। नमस्कार।